नमस्ते दोस्तों। आज हम जियोपॉलिटिक्स की दुनिया के एक सबसे इंट्रीगिंग और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैसे एक ब्रिटिश कॉलोनी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई, आज भी वो अपने वर्चस्व को कैसे बनाए हुए है, और भविष्य में एआई के दौर में क्या ये हेजमनी बनी रह पाएगी। एक जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट की नज़र से हम इस पूरी कहानी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। भाग 1, वैश्विक वर्चस्व की कहानी। आधार, युद्ध से निर्मित एक राष्ट्र। अमेरिका का सुपर पावर बनने का सफर वर्ल्ड वॉर II के बाद ही शुरू नहीं हो गया था। इसकी नींव बहुत पहले इसकी शुरुआती एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान ही पड़ गई थी। अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों ने एक अटूट बफर यानी इनवैल्यूएबल बफर का काम किया, जिसने अमेरिका को विदेशी इंटरफेरेंस से बचाए रखा। इस सुरक्षा कवच ने इसे एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से एक पावरफुल इंडस्ट्रियल पावर हाउस में बदलने का मौका दिया। हालांकि अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व का असली कैटलिस्ट वर्ल्ड वॉर II ही था। जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इसे एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित किया, वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इसे एक सुपर पावर के रूप में लॉन्च कर दिया। यूरोप और एशिया के देशों की अर्थव्यवस्थाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध में तबाह हो गए थे, लेकिन अमेरिका इस बर्बादी से न सिर्फ पूरी तरह सुरक्षित रहा, बल्कि इसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध के दौरान पहले से बेहतर हो गए थे। देश के पास एक विशाल और फुल्ली फंक्शनिंग मिलिट्री मशीन थी, जिससे इसे एक यूनिक पोजीशन मिली जो किसी भी अन्य प्रमुख शक्ति के पास नहीं थी। गहन विश्लेषण से यह पता चलता है कि अमेरिका का उदय केवल उसकी अपनी ताकत का नतीजा नहीं था, बल्कि ये पुराने एम्पायर्स के पतन से पैदा हुए वैक्यूम को भरने की उसकी क्षमता का भी नतीजा था। युद्ध ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे औपनिवेशिक शक्तियों को शारीरिक रूप से नष्ट कर दिया और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर कर दिया। इसी समय में इन एम्पायर्स में राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित आज़ादी के आंदोलनों को नई प्रेरणा मिली, जिसने यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं को और भी कमजोर कर दिया। इस तरह अमेरिका ने केवल अपनी शक्ति का निर्माण नहीं किया, बल्कि उसने अपने राइवल नेशंस की आत्मघाती चोटों से बने पावर वैक्यूम में प्रवेश किया। वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका ने यह समझ लिया था कि उसकी भलाई एक स्टेबल और समृद्ध यानी प्रॉस्पेरस वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। इसी समझ के आधार पर अमेरिका ने एक ग्रांड स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट तैयार किया। मार्शल प्लान, जिसे यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहते हैं, इतिहास में संसाधनों का सबसे बड़ा स्वैच्छिक हस्तांतरण यानी ग्रेटेस्ट वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज था। इस योजना के तहत अमेरिका ने यूरोप को युद्ध से तबाह हो गए देशों को $13 बिलियन से अधिक की आर्थिक मदद दी। ये केवल एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर नहीं था, बल्कि एक दोहरे उद्देश्य वाली पहल थी। पहला, इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी यानी डिप्रेशन में जाने से रोकना। मार्शल प्लान ने यूरोप के बाजारों को दोबारा अमेरिकन गुड्स के लिए खोल दिया, जिससे यूएस इकोनॉमी को तेजी यानी बूम मिली। दूसरा, इसका जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था यूरोप में साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के प्रभाव को रोकना। एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस यूरोप ही सोवियत यूनियन के प्रभाव का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकता था। मार्शल प्लान के साथ साथ अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम के जरिए एक नई वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की नींव रखी। इस एग्रीमेंट ने यूएस डॉलर को दुनिया की लीडिंग ग्लोबल करेंसी बना दिया और अन्य प्रमुख मुद्राओं को डॉलर से फिक्स कर दिया। इससे एक डॉलर सेंट्रिक फाइनेंशियल सिस्टम बना, जिसने अमेरिका को बेजोड़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और लेवरेज दिया। इसके अलावा अमेरिका ने यूएन, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाई। ये संस्थाएं एक रूल्स बेस्ड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई थी, जिसने प्रभावी रूप से अमेरिकी प्रभाव को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। ये दो नीतियां अलग अलग नहीं थीं, वे एक ही ग्रैंड स्ट्रेटेजी के दो हिस्से थे। मार्शल प्लान ने आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया और ब्रेटन वुड्स ने उस व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम और एक रिजर्व करेंसी यानी यूएसडी प्रदान की। इससे एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप बना। अमेरिका ने अपने एलाइज को फिर से खड़ा किया और वे आर्थिक रूप से उस पर निर्भर हो गए और राजनीतिक रूप से उसके साथ अलाइन हो गए, जिससे उसका वर्चस्व और भी मजबूत हुआ। संक्षेप में, वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस कुछ की पिलर्स पर टिका था। पहला और सबसे महत्वपूर्ण था उसकी इकोनॉमिक माइट। इसमें मार्शल प्लान शामिल था, जिसने यूरोप को आर्थिक रूप से मंदी से बाहर निकाला और अमेरिकी बाजारों को खोल दिया। दूसरा, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसने यूएस डॉलर को दुनिया की प्रमुख करेंसी बना दिया। तीसरा, मिलिट्री माइट यानी नेटो जैसे गठबंधन से अमेरिका ने सोवियत यूनियन का मुकाबला किया। चौथा, डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस यानी यूएन, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं बनाई। और पांचवा, आइडियोलॉजिकल अपील यानी सॉफ्ट पावर,
जो अमेरिकी संस्कृति और मूल्यों के जरिए देशों को प्रभावित करता है। आज भी अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस कई पिलर्स पर टिका है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है उसकी इकोनॉमिक माइट। 30.34 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसकी इकोनॉमी बहुत डाइवर्सिफाइड है, जहां सर्विसेज सेक्टर जीडीपी का 80% से अधिक हिस्सा बनाता है। इस आर्थिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है डॉलर का शाश्वत शासन। डॉलर आज भी दुनिया की फोरमोस्ट रिजर्व करेंसी है और सभी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में से 88% में इसका उपयोग होता है। ये असाधारण विशेषाधिकार अमेरिका को कई लाभ देता है, जैसे कि बोरोइंग कॉस्ट को कम करना और ग्लोबल पॉलिटिक्स में सैंक्शंस के जरिए जियोपॉलिटिकल पावर का उपयोग करना। हार्ड पावर के क्षेत्र में यूएस मिलिट्री आज भी दुनिया में सबसे पावरफुल है। ये मिलिट्री मशीन अपने अलायंसेस के विशाल नेटवर्क जैसे नेटो द्वारा और भी मजबूत होती है। ये नेटवर्क अमेरिका को दुनिया भर में अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस बनाए रखने में मदद करता है। इन सब के साथ अमेरिका के पास सॉफ्ट पावर का भी एक यूनिक लाभ है। सॉफ्ट पावर का मतलब है दबाव या पेमेंट के बजाय अट्रैक्शन के जरिए दूसरों को प्रभावित करना। हॉलीवुड, म्यूजिक और पॉप कल्चर, साथ ही इसके पॉलिटिकल वैल्यूज जैसे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स दुनिया के कई हिस्सों में डीपली इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं। आज अमेरिका को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले इसकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिसफंक्शन और पोलराइजेशन एक गंभीर खतरा है। ये एक तरह का आत्मघाती चोट है जिसने वर्ल्ड स्टेज पर ब्रांड अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। इसका प्रभाव अमेरिकी विदेश नीति पर भी पड़ा है, जो अधिक एक्सट्रीम और अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। इस इंटरनल क्राइसिस के साथ साथ दुनिया का यूनिपोलर मूवमेंट एक मल्टीपोलर लैंडस्केप में बदल रहा है, जिसमें चीन और रशिया जैसे राइवल्स अमेरिकी वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रहे हैं। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जैसी अनियमित पॉलिसीज ने एलाइज के विश्वास को कम किया और राइवल्स को प्रोत्साहित किया, जिससे एक वैक्यूम पैदा हुआ जिसे चीन और रूस भर रहे हैं। इसी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के साथ एक और ट्रेंड डी-डॉलराइजेशन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। हालांकि डॉलर का वर्चस्व अभी भी अनचैलेंज्ड है, लेकिन ये ट्रेंड धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। चीन और रूस जैसे देश सक्रिय रूप से अपनी मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं ताकि अमेरिकी सैंक्शंस के रिस्क को कम किया जा सके। यहाँ एक गहरा जुड़ाव है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन से विदेशी नीतियों में अस्थिरता आती है, जिससे अमेरिकी लीडरशिप पर भरोसा कम होता है। ये अविश्वास राइवल्स को डॉलर के ऑल्टरनेटिव्स खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे अमेरिकी आर्थिक शक्ति यानी इकोनॉमिक पावर की नींव कमजोर होती है। इस तरह एक घरेलू समस्या यानी राजनीतिक डिस्कॉर्ड एक रणनीतिक लायबिलिटी बन जाती है, जो अमेरिकी हार्ड और सॉफ्ट पावर दोनों को नुकसान पहुंचाती है। अगर हम यूएस डॉलर की भूमिका को देखें तो ये ब्रेटन वुड्स एरा के बाद से लगातार दुनिया की प्रमुख मुद्रा रही है। हालांकि 2001 में इसका हिस्सा 70% से ज्यादा था, जो 2024 में गिरकर 57% हो गया है। चीन, रूस, भारत, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देश अपनी मुद्राओं में व्यापार करके इस स्थिति को धीरे धीरे बदल रहे हैं। आज की दुनिया में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का सेंट्रल एक्सिस पारंपरिक मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर से हटकर टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस पर आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पावर प्रोजेक्शन का नेक्स्ट थिएटर है। जो राष्ट्र एआई में लीडरशिप हासिल करेगा, उसे मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक डोमेन्स में निर्णायक लाभ मिलेगा। एआई के इस रेस में यूएस और चाइना की राइवलरी इतनी तीव्र है कि इसे डिजिटल कोर वॉर कहा जा रहा है। दोनों ने अपने अपने एआई एक्शन प्लान्स जारी किए हैं, जो ग्लोबल लीडरशिप के लिए दो पूरी तरह से अलग अप्रोचेस दिखाते हैं। एआई कोल्ड वॉर में अमेरिका और चीन दो अलग अलग मॉडल्स के साथ मैदान में हैं। अमेरिका मॉडल यूएस का अप्रोच एक एग्रेसिव डीरेगुलेटरी इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी है, जिसे प्राइवेट सेक्टर जायंट्स जैसे ओपन एआई, गूगल और इलॉन मस्क की XAI चला रही हैं। ये मॉडल सिलिकॉन वैली की डायनामिज्म और कैपिटल का लाभ उठाता है। अमेरिका इस मॉडल को अपने एलाइज को डिप्लोमेटिक पेलोड्स के रूप में एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि डेटा सेंटर डील्स के जरिए। चीनी मॉडल चाइना का अप्रोच स्टेट डायरेक्टेड है, जो एआई को ग्लोबल साउथ के लिए सार्वजनिक भलाई के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका लक्ष्य एक स्टैंडर्ड्स बेस्ड मॉडल बनाना है। हालांकि यूएस कुल कंप्यूट पावर और रोबस्ट एआई मॉडल्स में आगे है, लेकिन चीन सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन और लोअर कॉस्ट्स के कारण तेजी से इस गैप को भर रहा है। इस रेस में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट यानी रणनीतिक अवरोध एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स हैं,
यूएस ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का उपयोग करके चीन के लिए इन महत्वपूर्ण चिप्स तक पहुंच को सीमित कर दिया है, जिससे चीन के एआई डेवलपमेंट की गति धीमी हो गई है। ये दर्शाता है कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजिकल लीड का उपयोग डिजिटल जबरदस्ती के एक नए रूप में कर रहा है, जहां हाई टेक कंपोनेंट्स के फ्लो को कंट्रोल करना एक नेवल ब्लॉकेड की तरह शक्तिशाली है। अगर हम इस एआई कोल्ड वॉर की तुलना करें तो अमेरिका एक एग्रेसिव प्राइवेट सेक्टर लेड स्ट्रैटेजी पर चल रहा है, जिसका लक्ष्य टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है, जबकि चीन की स्ट्रैटेजी स्टेट डायरेक्टेड और ग्लोबल साउथ पर केंद्रित है। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को एक डिप्लोमैटिक पेलोड के रूप में एक्सपोर्ट कर रहा है, वहीं चीन अपने पब्लिक गुड के नैरेटिव को बढ़ावा दे रहा है। हार्डवेयर के मामले में अमेरिका आगे है और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का उपयोग करके चीन को रोक रहा है, जबकि चीन इस कमी को पूरा करने के लिए तेजी से निवेश कर रहा है। एआई का प्रभाव सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, ये वॉरफेयर और सोशल कंट्रोल को भी रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। एज एआई, अनमैन्ड व्हीकल्स और ड्रोन्स पर एआई का उपयोग वॉरफेयर का भविष्य है। ये सिस्टम रियल टाइम में थ्रेट्स को पहचान सकते हैं और क्लाउड कनेक्टिविटी पर निर्भर किए बिना इंटेलिजेंस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे वॉरफील्ड में एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। लेकिन ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स या किलर रोबोट्स का विकास गंभीर नैतिक सवाल उठाता है। वॉरफेयर के बाहर एआई गवर्नेंस, डिप्लोमेसी और सोशल कंट्रोल को बदल रहा है। सरकारें प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, सर्वेलेंस और इंफॉर्मेशन कैंपेन्स के लिए एआई का उपयोग कर सकती हैं। यहाँ एक और गहरी बात है, एआई की रेस सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के बारे में नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी के बारे में भी है। अमेरिका एक डीरेगुलेटरी ओपन सोर्स मॉडल को बढ़ावा देता है, जो अमेरिकन वैल्यूज के साथ अलाइन करता है। इसके विपरीत चीन एक ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क की वकालत करता है, जो सॉवरेंटी और पब्लिक गुड पर जोर देता है। ये एक फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल बैटल है कि समाज और ग्लोबल ऑर्डर की फ्यूचर कंट्रोल लेयर कौन तय करेगा। निष्कर्ष, एक महाशक्ति का भविष्य। संक्षेप में, अमेरिका का सुपर पावर बनना एक हादसा नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक उपलब्धि थी। इसने वर्ल्ड वॉर II के बाद की अनूठी स्थिति का लाभ उठाया और इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमैटिक और सॉफ्ट पावर के एक व्यापक नेटवर्क का निर्माण किया। आज भी ये अपनी विशाल अर्थव्यवस्था और डॉलर के वर्चस्व से अपनी स्थिति को बनाए रखे हुए है, लेकिन इसे इंटरनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन और चाइना और रशिया जैसे राइवल से अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस एआई रेवोल्यूशन को नेविगेट करने की उसकी क्षमता पर टिका है। ये एक मैराथन है, जहां अमेरिका के पास इनोवेशन और हार्डवेयर में एक निर्णायक लाभ है, वहीं चीन एक फॉर्मिडेबल और रैपिड कंपेटिटर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी इंटरनल पॉलिटिकल डिसफंक्शन और एआई की रेस में अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके अपने ग्लोबल लीडरशिप को बनाए रख पाएगा, या फिर दुनिया एक डिजिटल आयन कर्टन और एक मल्टीपोलर व्यवस्था में बट जाएगी। भू राजनीति का अगला अध्याय कोड और सेमीकंडक्टर चिप्स के लाइंस में लिखा जा रहा है, और अमेरिकी शक्ति की असली परीक्षा उसकी अडैप्टेबिलिटी और एक नए, जटिल और अप्रत्याशित दुनिया में विश्वास पैदा करने की उसकी क्षमता है।